today I am going to discuss about C4 cycle. It is also called C4 photosynthetic carbon cycle. After that, craniotomy and effect of carbon dioxide and temperature on C3 and C4 plants. Now, सबसे पहले कुछ प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि एडवांस मैकेनिज्म यूज करती हैं फॉर द कार्बन फिक्सेशन, ताकि वहां पे फोटो रेस्पिरेशन कम हो। और इस अडेप्टेशन को जो प्लांट्स यूज करते हैं इसे हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। और जो एडवांस मैकेनिज्म यूज किया जाता है कार्बन फिक्सेशन के लिए इसे हम बोलते हैं C4 साइकिल। अब जिन प्लांट्स में C4 साइकिल परफॉर्म होता है इनमें फोटो रेस्पिरेशन का रेट बहुत कम होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हमने C3 प्लांट्स में पढ़ा था कि वहां पे कार्बोक्सिलेशन के लिए रुबिस्को एंजाइम यूज होता है। नाउ हमने C3 प्लांट्स में पढ़ा था कि जो रुबिस्को है ये कार्बोक्सिनेशन परफॉर्म करता है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। लेकिन जो रुबिस्को है इसकी दो एक्टिविटीज हैं, ये कार्बोक्सिनेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है, लेकिन डिफरेंट केसेस में। अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो ये कार्बोक्सिनेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो इस केस में ये ऑक्सीजनेशन परफॉर्म करेगा। और जब ऑक्सीजनेशन होती है तो इसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और जो फोटो रेस्पिरेशन है इट इज अ टोटली वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, उतनी एनर्जी बनती नहीं है जितनी की वेस्ट होती है। तो ये प्लांट्स के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। सो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए जो प्लांट्स हैं इन्होंने एक न्यू मैकेनिज्म अडेप्ट किया जिसे हम बोलते हैं C4 साइकिल। तो आज हम C4 साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ C4 साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड हैच एंड स्लैक पाथवे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था। नाउ अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ C4 साइकिल। तो जब C4 प्लांट्स में C4 साइकिल परफॉर्म होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बहुत इंक्रीज कर देता है एट द साइट ऑफ कार्बोक्सिलेशन। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो रुबिस्को है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही बाइंड करता है रेदर देन ऑक्सीजन। तो अगर जो रुबिस्को है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तो ये कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करेगा। तो जब प्लांट्स में कार्बोक्सिलेशन होती है तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन का रेट बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को काफी इंक्रीज कर देता है, इसलिए C4 साइकिल को हम कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट साइकिल भी बोलते हैं। नाउ जो C4 साइकिल है और कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट साइकिल है ये एंजियोस्पर्म्स में परफॉर्म होता है इन बोथ द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। नाउ इसके बाद अब जो C4 साइकिल है इसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। C3 साइकिल में हमने देखा था कि वहां पे मीजोफिल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो C4 साइकिल है इसमें मीजोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इसका मतलब है कि हाफ ऑफ C4 साइकिल जो है ये मीजोफिल सेल्स में परफॉर्म होएगा और बाकी का हाफ साइकिल जो है ये बंडल शीथ सेल्स में परफॉर्म होता है। नाउ इसके बाद हमने C3 प्लांट्स में देखा था कि वहां पे मीजोफिल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए जो रुबिस्को है ये भी मीजोफिल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम C4 साइकिल में देखें और C4 प्लांट्स में देखें तो जितने भी C4 प्लांट्स हैं इनमें बंडल शीथ सेल्स के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ मीजोफिल सेल्स। सो द रुबिस्को इज प्रेजेंट in bundle sheath cells. So these are some important information about C4 cycle and C4 plants. अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो C4 साइकिल है ये मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स में कैसे परफॉर्म होता है। नाउ अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में दो फोटोसिंथेटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट दिस इज अ मीजोफिल सेल एंड दिस इज अ बंडल शीथ सेल। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेल के अंदर एंटर करेगी और यहाँ पे जो सेल का साइटोसोल है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन होगी विच इज अ HCO3 नेगेटिव। सो दिस इज अ बाइकार्बोनेट आयन। तो अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये सेल में एंटर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्रेजेंट है। दिस इज द फॉस्फोइनोल। तो सबसे पहले जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्रेजेंट है। तो जब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये कंबाइन होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ
तो इससे ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। ऑक्सैलो एसीटेट इज अ 4 कार्बन स्ट्रक्चर और जो फॉस्फेनोल पाइरुवेट है ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऐड हो रही है बाइकार्बोनेट आयन से, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये कन्वर्ट होता है मैलेट में, एंड जो मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल ये आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे जो मीजोफिल सेल में मैलेट बना ये बंडल शीथ सेल्स में ट्रांसफर हो जाएगा, और अब मैलेट यहाँ बंडल शीथ सेल्स में है। अब जो मैलेट है इट इज अ 4 कार्बन स्ट्रक्चर, तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और जो मैलेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में, एंड पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 कार्बन हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ ये C3 साइकिल में एंटर करेगा, और C3 साइकिल में यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट है, और रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो रुबिस्को प्रेजेंट है ये कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करेगा। तो इसलिए जो C4 साइकिल है इसको कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बंडल शीथ सेल्स में इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए बंडल शीथ सेल्स में जो रुबिस्को प्रेजेंट है ये C3 साइकिल परफॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। तो जो C4 साइकिल है एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट साइकिल भी बोला जाता है। एंड सेकेंडली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिक्स भी कर रहा है विद द हेल्प ऑफ C3 साइकिल, तो इसलिए इसको कार्बन फिक्सेशन साइकिल भी बोला जाता है। उसके बाद ये जो पाइरुवेट है ये प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से मेसोफिल सेल्स में एंटर करेगा। सो पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर। उसके बाद ये जो पाइरुवेट है ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, और इस स्टेप में 2 ATPs यूज होते हैं, क्योंकि ATP कन्वर्ट होता है इनटू द AMP। ATP इज एडेनिन ट्राइफॉस्फेट एंड AMP इज एडेनिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे 2 ATPs यूज होते हैं, और उसके बाद जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये फिर से कंबाइन करेगा बाइकार्बोनेट आयन के साथ, और यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है तो इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और इस साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिमूव हो रही है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये जो C4 साइकिल है इसकी 3 डिस्टिंक्ट सब टाइप्स होती हैं, और ये सब टाइप्स को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। 3 डिफरेंट एंजाइम यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी 3 डिफरेंट सब टाइप्स होती है। तो सबसे पहला एंजाइम इसमें यूज होता है NAD पॉजिटिव मैलिक एंजाइम। सेकेंड एंजाइम है NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम, और उसके बाद जो इसका थर्ड टाइप है एंजाइम का वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। तो ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब हम देखेंगे NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम की ये कैसे C4 साइकिल को परफॉर्म करता है। सो दिस इज अ मेसोफिल सेल एंड दिस इज अ बंडल शीथ सेल। अब सबसे पहले ये सेल का साइटोसोल है एंड दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। सिमिलरली साइटोसोल एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट। नाउ सबसे पहले सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड से बनेगा बाइकार्बोनेट आयन विच इज HCO3 नेगेटिव। नाउ अब यहाँ साइटोसोल में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट प्रेजेंट है, तो जब इसके साथ HCO3 नेगेटिव आयन कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होगी, और इस रिएक्शन में जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है। सो इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। उसके बाद ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर करेगा, और यहाँ पे इसकी कन्वर्जन होती है इनटू द मैलेट, और इस रिएक्शन में एक NADPH यूज होता है। तो NADPH यूज हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू द NADP पॉजिटिव, और उसके बाद ये जो मैलेट है ये बंडल शीथ सेल्स में एंटर करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शंस परफॉर्म होगी। सबसे पहले जो मैलेट है ये कन्वर्ट होता है इनटू द पाइरुवेट विच इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर, और इस रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगी,
और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एंजाइम NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये केल्विन साइकिल में एंटर करेगा विच इज C3 साइकिल, और इस रिएक्शन में एक NADPH की प्रोडक्शन होती है। इसका मतलब है कि जो NADP पॉजिटिव है ये रिड्यूस होता है इनटू द NADPH। नाउ ये जो पाइरुवेट है ये वापस मेसोफिल सेल्स में एंटर करेगा और यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, और इस रिएक्शन में 2 ATPs यूज होते हैं। तो इसका मतलब है ATP यहाँ पे कन्वर्ट होता है इनटू द AMP। ATP is converted into AMP मींस यहाँ पे 2 फॉस्फेट 2 ATP यूज हो रहे हैं। उसके बाद जो फॉस्फेनोल पाइरुवेट है ये वापस साइटोसोल में आ जाएगा और वापस यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में। तो इस केस में जहाँ पे जो डीकार्बोक्सिलेशन है ये NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम की वजह से हो रही है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे क्रेन्स एनाटॉमी। तो जितने भी C4 प्लांट्स हैं इनमें लीव्स में एक यूनिक एनाटॉमी होती है और इस एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। इसमें सबसे पहले यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर बंडल शीट्स प्रेजेंट होते हैं इन अ सर्कल। अब ये जो बंडल शीट सेल्स हैं इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल्स की। दीज आर दी मेसोफिल सेल्स। और जो बंडल शीट सेल्स हैं एंड मेसोफिल सेल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब है कि जो ओपनिंग होती है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसलिए जो इनमें C4 साइकिल है इसमें 2 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं विच आर द मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। सो दीज आर द मेसोफिल सेल्स and the second type of cells are bundle sheath cells. So ये लीव्स में एक यूनिक एनाटॉमी है जिसमें कि 2 तरह के फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। फर्स्ट इज मेसोफिल सेल एंड सेकंड इज बंडल शीथ सेल, एंड इस टाइप की एनाटॉमी को बोला जाता है क्रेन्स एनाटॉमी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो C4 प्लांट्स हैं इनमें जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनमें रूबिस्को प्रेजेंट है, और सेकेंडली जो मेसोफिल सेल्स हैं इनमें रूबिस्को प्रेजेंट नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली अगर रूबिस्को प्रेजेंट होता है तो बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। तो जो C2 की फिक्सेशन है ये यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स में ही होती है क्योंकि जो मेसोफिल सेल्स हैं दे लैक रूबिस्को। उसके बाद जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इनमें अनस्टार्क थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेना एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम मेसोफिल सेल्स में देखें तो जो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है उनमें वेल डेवलप्ड स्टार्क थाइलेकॉइड्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेसोफिल सेल्स हैं इनमें ग्रेना प्रेजेंट है, ग्रेना इज प्रेजेंट। सो जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उनमें थाइलेकॉइड्स डिफरेंट हैं और मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड्स डिफरेंट होते हैं, और इस फेनोमिना को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म मीन्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो जो C4 प्लांट्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है मीन्स 2 डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं इनमें। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन C3 एंड C4 प्लांट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन C3 एंड C4 प्लांट्स। दिस साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इंक्रीज कर रही है एंड दिस इज द फोटोसिंथेटिक यील्ड, इसको हम PY के साथ डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे C3 प्लांट्स में। तो जो C3 प्लांट्स हैं जब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज करता है तो इनमें जो C3 साइकिल है ये भी इंक्रीज हो जाता है, इसका रेट भी इंक्रीज हो जाता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इन दिस C4 प्लांट्स। सो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है C4 साइकिल को जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो जो C4 साइकिल है इसके रेट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दिस रिप्रेजेंट दी C4 साइकिल, क्योंकि जो C4 साइकिल है इसको कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट साइकिल बोला जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा है, तो इसलिए जब सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकेंडली हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो दिस साइड जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो रहा है एंड दिस इज द फोटोसिंथेटिक यील्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे C3 साइकिल में। तो जब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है तो जो C3 साइकिल है इसका रेट बहुत डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो जो रुबिस्को है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी, और जब ऑक्सीजनेशन होती है तो इसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है C3 प्लांट्स में तो इनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है इंस्टेड ऑफ C3 साइकिल। C3 साइकिल जो है ये नहीं परफॉर्म होता, इसलिए C3 साइकिल का रेट डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम C4 प्लांट्स में देखें तो जो C4 प्लांट्स हैं इनको टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनमें C4 साइकिल ऐसे नॉर्मली ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था, लेकिन C3 साइकिल में डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर ऑन C3 एंड C4 प्लांट्स। नाउ अब हम लास्ट में देखेंगे कि कितने ATP और NADPH यूज होते हैं ड्यूरिंग द C4 साइकिल। तो सबसे पहले जो C4 साइकिल है इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट होती है तो इसमें जब पाइरूवेट कन्वर्ट होता है इनटू द फॉस्फोइनोल पाइरूवेट तो यहाँ पे इस स्टेप में 2 ATPs यूज होते हैं। तो इसका मतलब है 2 ATPs यूज होते हैं ड्यूरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट, 2 ATPs। और इसके बाद जो C4 प्लांट्स हैं इनमें कार्बन फिक्सेशन भी तो होती है विद द हेल्प ऑफ C3 साइकिल, और C3 साइकिल में जब एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की फिक्सेशन होती है तो यहाँ पे टोटल 3 ATPs यूज होते हैं प्लस 2 NADPH यूज होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि C4 प्लांट्स में 1 ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कितने ATPs और कितने NADPH यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट, CO2 एनरिचमेंट। तो जो ग्लूकोज है इट इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे 6 साइकिल्स रिपीट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट के, और एक साइकिल में 2 ATPs यूज होते हैं। इसका मतलब है कि 6 साइकिल्स में टोटल 12 ATPs यूज होंगे। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो जब C3 साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो यहाँ पे 3 ATPs यूज होते हैं, और ग्लूकोज एक 6 कार्बन स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड इनकी फिक्सेशन होगी, और जब 6 कार्बन की फिक्सेशन होगी तो यहाँ पे 18 ATPs यूज होंगे, और यहाँ पे 2 NADPH यूज हो रहे हैं, और 2 × 6 यहाँ पे टोटल 12 NADPH यूज होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर C4 साइकिल से एक ग्लूकोज की प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पे टोटल 12 + 18 30 ATPs यूज होते हैं और 12 NADPH यूज होते हैं, विच इज मोर देन द केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो इसका मतलब कि जो C4 साइकिल है इसमें ज्यादा ATPs यूज होते हैं एज कम्पेयर टू द C3 साइकिल, लेकिन जो C4 साइकिल है इट इज अ कार्बन एनरिचमेंट साइकिल, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म नहीं होती। जबकि जो C3 साइकिल्स हैं इनमें ATPs तो कम यूज होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो एनर्जी है वो फोटो रेस्पिरेशन में वेस्ट होती है। तो इस एनर्जी को रिजर्व करने के लिए जो C4 साइकिल है ये परफॉर्म होता है इन द एंजियोस्पर्म्स। So this is all about the C4 cycle, Krebs anatomy, concentration of temperature and carbon dioxide on C3 and C4 plants. If you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.